अस्सलाम वालेकुम। MLD में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। इसमें हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, इसकी फॉर्मेशन, इसकी डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और इसके लिए कौन कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट होते हैं, प्लेटलेट्स से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस देखेंगे। ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे ब्लड के एक ऐसे कंपोनेंट के बारे में जो हमारी लाइफ सेविंग में बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। सोचें, अगर आपके हाथ पर मामूली सा कट लग जाए और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहे तो क्या होगा। आम कंडीशन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक सेल फ्रेगमेंट मौजूद होता है जो फ़ौरन कट वाली जगह पर पहुंचकर ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। इसे हम कहते हैं प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड के 3 सेलुलर कंपोनेंट्स में से प्लेटलेट जो है वो सबसे अहम कंपोनेंट है। ब्लड के जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहला आता है जी आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, फिर उसके बाद आते हैं जी डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और नंबर 3 पे आते हैं प्लेटलेट्स। लेकिन एक बात याद रखें कि प्लेटलेट जो होता है वो मुकम्मल सेल नहीं होता। प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यानी कि वो ए न्यूक्लिएट सेल होते हैं और स्मॉल होते हैं, इसलिए इन्हें सेल फ्रेगमेंट कहा जाता है। और ये मोस्टली बोन मैरो में मौजूद एक बड़े सेल मेगाकैरियोसाइट से बनते हैं। इनका मेन काम ये होता है कि ये हीमोस्टेसिस में मेन रोल प्ले करते हैं, यानी कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने में मेन रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो है वो ब्लड वेसल जो इंजर्ड हो गई हों उनको रिपेयर करते हैं, हीलिंग प्रोसेस में अपना रोल प्ले करते हैं और बॉडी को एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स कैसे बनते हैं। प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं। प्लेटलेट की फॉर्मेशन का सारा प्रोसेस जो है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मौजूद होते हैं। ये स्टेम सेल जो है वो डिफरेंट ब्लड सेल्स बनाते हैं और प्लेटलेट्स भी जो है वो इन्हीं स्टेम सेल से बनते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो डिफरेंट स्टेप्स में होता है। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ प्लेटलेट, उसमें हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्लेटलेट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन सबसे अहम होता है वो होता है थ्रोम्बोपोएटिन, ठीक है। और ये मोस्टली लिवर में बनता है और इसकी कुछ अमाउंट जो है वो हमारे किडनी में भी बनती है। जब हमारी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो बॉडी ज़्यादा टीपीओ बनाती है, यानी बॉडी जो है वो ज़्यादा थ्रोम्बोपोएटिन बनाती है और बोन मैरो को नए प्लेटलेट बनाने का सिग्नल देता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट जो है वो किन किन स्टेप से गुजर कर एक मेच्योर प्लेटलेट बनता है। सबसे पहले इसकी स्टेज होती है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। ये इनिशियल स्टेज होती है प्लेटलेट की, और ये इनिशियल स्टेज जो है वो तमाम ब्लड सेल्स की माँ होती है, ठीक है। आसान लफ्ज़ में इसको आपने याद रखना है। तो फिर उसके बाद हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है वो ये प्लेटलेट लाइनेज में दाखिल होता है, ठीक है। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर जो है वो मेगा कैरियोब्लास्ट में फिर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो मेगा कैरियोब्लास्ट है ये प्लेटलेट का पहला इमेच्योर सेल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेगा कैरियोब्लास्ट जो हैं वो प्रो मेगा कैरियोसाइट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में आकर जो है वो सेल का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रो मेगा कैरियोसाइट जो है वो मेगा कैरियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस स्टेज में आकर सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इस स्टेज में न्यूक्लियस जो है वो कई बार यानी कि काफ़ी दफ़ा जो है वो डीएनए को कॉपी करता है, लेकिन सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता। इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बिगर नज़र आता है, यानी कि बड़ा नज़र आता है। फिर उसके बाद मेगा कैरियोसाइट जो है वो प्रो प्लेटलेट फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो एक प्रो प्लेटलेट जो है वो प्लेटलेट में मेच्योर प्लेटलेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिर उसके बाद जो एक प्लेटलेट होता है वो हमारे ब्लड में रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट। स्ट्रक्चर यानी कि प्लेटलेट दिखने में कैसा नज़र आता है, इसकी लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है।
अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो ये 2 से लेके 4 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है, जो आरबीसी से 3 गुना तकरीबन छोटा होता है। माइक्रोस्कोप में प्लेटलेट जो है वो छोटे छोटे पर्पल कलर की शक्ल में नज़र आते हैं, जिनमें डॉट भी नज़र आते हैं, और इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लेटलेट जो है वो एम्प्टी होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे अहम ऑर्गेनेलिक और ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं वो क्लॉटिंग के दौरान डिफरेंट केमिकल रिलीज़ करते हैं। और प्लेटलेट के स्ट्रक्चर को जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आउटर मेम्ब्रेन, नंबर 2 पे साइटोप्लाज्म और नंबर 3 पे साइटोस्केलेटन। अगर प्लेटलेट की आउटर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो प्लेटलेट के बाहर जो है वो एक मजबूत सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसी मेम्ब्रेन पर डिफरेंट से रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इंजर्ड ब्लड वेसल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और प्लेटलेट को वहाँ पे जो है वो स्टिक होने यानी कि अटैच होने में भी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, और इसी साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ग्रैन्यूल्स लगे होते हैं। नंबर 1 पे अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स, नंबर 2 पे डेंस ग्रैन्यूल्स और नंबर 3 पे लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स में जो है वो फिब्रिनोजेन, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर जिसको हम पीडीजीएफ भी बोलते हैं, फिब्रोनेक्टिन, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सब्सटेंस जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन और टिश्यू रिपेयर में हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद डेंस ग्रैन्यूल्स। डेंस ग्रैन्यूल्स में जो है वो ये डेंस ग्रैन्यूल्स जो हैं वो एडीपी, एटीपी, कैल्शियम, सेरोटोनिन, ये सारे केमिकल्स को रिलीज करते हैं, और ये केमिकल्स जो होते हैं वो प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद है लाइसोसोमल ग्रैन्यूल्स। ये मुख्तलिफ एंजाइम रखते हैं, यानी कि डिफरेंट एंजाइम इनके पास मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, टिश्यू रिमोल्डिंग एंजाइम। यह क्या होते हैं कि ये क्लॉट रिमोल्डिंग और टिश्यू क्लीनिंग में भी हेल्प आउट करते हैं ये एंजाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है जी साइटोस्केलेटन। प्लेटलेट के अंदर प्रोटीन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ये प्लेटलेट को शेप चेंज करने में हेल्प आउट करते हैं। जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो ये गोल शेप से स्पिकी शेप जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि दूसरे प्लेटलेट जो है वो इनके साथ स्ट्रॉन्गली अटैच हो सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि प्लेटलेट की जो लाइफ है वो कितने दिन होती है। प्लेटलेट ऑल टाइम जो है वो ब्लड में मौजूद नहीं रहता, बल्कि इनकी जो है वो एक स्पेसिफिक एज होती है। एक नॉर्मल प्लेटलेट की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो ऑलमोस्ट होती है 7 to 10 डेज, यानी कि बोन मैरो से बनने के बाद प्लेटलेट जो है वो ऑलमोस्ट 1 वीक तक ब्लड सर्कुलेशन में काम करते हैं। इसी दौरान प्लेटलेट जो है वो मुसलसल ब्लड वेसल को मॉनिटर करते रहते हैं, ताकि अगर कहीं इंजरी हो तो फ़ौरन वहाँ पहुँच सकें। जब प्लेटलेट जो है वो अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं या जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, तो इन्हें जिस्म से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट जो है वो ये ज़्यादातर रिमूवल जो है वो स्प्लीन में करती है, ठीक है। स्प्लीन को जो है वो हम प्लेटलेट की स्टोरेज और डिस्ट्रक्शन साइट भी कह सकते हैं, ठीक है। तकरीबन 1/3 यानी कि 30% जो है वो प्लेटलेट जो है वो स्प्लीन में स्टोर हो जाते हैं, और बाकी जो 70% है वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। अगर स्प्लीन बड़ा हो जाए यानी कि स्प्लीनोमेगैली की कंडीशन हो जाए, तो वहाँ पे प्लेटलेट जो है वो ट्रैप हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में जो है वो प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है, और इस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कहते हैं ऑब्वियसली। और अगर नॉर्मल प्लेटलेट काउंट की बात की जाए तो ब्लड में मौजूद प्लेटलेट की जो मिकदार होती है उसको हम प्लेटलेट काउंट कहते हैं। नॉर्मल अडल्ट में प्लेटलेट ऑलमोस्ट जो है वो 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रोलीटर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और अगर प्लेटलेट जो है वो 1,50,000 से कम हो जाए, उसका काउंट कम हो जाए, तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। और अगर प्लेटलेट काउंट जो है वो 4,50,000 से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं।
प्लेटलेट काउंट जो है वो डिफरेंट रीजन की वजह से जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इसकी मेन रीज़न ये हो सकती है कि बोन मैरो में प्रॉब्लम हो, या वायरल इन्फेक्शन हो, या मे बी डेंगी फीवर हो, या कीमोथेरेपी की कंडीशन हो, यानी कि उस पेशेंट को जो है वो कीमो लग रही हो, या ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, या जो है वो प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही हो। और अगर हाई प्लेटलेट काउंट की काज़ की बात की जाए तो इसकी ये रीज़न हो सकती है कि पेशेंट को हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, या कोई इन्फ्लेमेशन हो, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। और समटाइम जो है ये भी हो सकता है कि बोन मैरो डिसऑर्डर हो, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट काउंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेटलेट का फंक्शन, यानी कि प्लेटलेट जो है वो क्या क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले इसका काम ये होता है कि ये हीमोस्टेसिस के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि हीमोस्टेसिस का मतलब होता है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए नेचुरल प्रोसेस स्टार्ट करता है। जब ब्लड वेसल में कोई इंजरी होती है तो प्लेटलेट जो है वो फ़ौरन एक्टिवेट हो जाता है और ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्लेटलेट एडहेशन, यानी कि जब ब्लड वेसल डैमेज होती हैं तो अंदरूनी लेयर जिसको हम कोलेजन कहते हैं वो एक्सपोज हो जाती है। प्लेटलेट जो है वो उसी जगह जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लेटलेट एडहेशन। ठीक है, इसमें मेन रोल VWF किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद है प्लेटलेट एक्टिवेशन। अटैचमेंट के बाद जो है वो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपनी शेप को चेंज करते हैं और डिफरेंट जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लेटलेट एग्रीगेशन, यानी कि जब एक्टिवेटेड प्लेटलेट जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं, और ये जो है वो एक टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। प्लेटलेट जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर के साथ मिलकर जो है वो स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद है वेसल रिपेयर। क्या करता है कि ये प्लेटलेट में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो प्लेटलेट जो है वो इनको रिलीज करता है और जो डैमेज ब्लड वेसल्स होती हैं उनको रिपेयर होने में हेल्प आउट, यानी कि उनको रिपेयर होने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद है जी इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून फंक्शन। प्लेटलेट कुछ कंडीशन में इम्यून सिस्टम के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी इनकी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेटलेट डिसऑर्डर, यानी कि जब प्लेटलेट के नंबर में या फंक्शन में कोई खराबी पैदा हो जाए तो इस कंडीशन को प्लेटलेट डिसऑर्डर कहा जाता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, नंबर 2 पे थ्रोम्बोसाइटोसिस, और नंबर 3 पे प्लेटलेट डिसफंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वो कंडीशन होती है कि जिसमें प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल मिकदार से कम हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल मिकदार इसकी जो होती है वो होती है 1,50,000 से लेके 4,50,000 माइक्रोलीटर पर माइक्रोलीटर, और जब इसकी मिकदार जो है वो 1,50,000 पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि ब्लड क्लॉट होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की जो है वो बहुत सारी कारणें हो सकती हैं, लेकिन हम जो है वो मेन ही देखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले इसकी एक कॉज ये हो सकती है कि डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, यानी कि ये बोन मैरो में प्लेटलेट की जो फॉर्मेशन है वो कम हो सकती है। ठीक है, उस केस में भी प्लेटलेट कम हो सकते हैं, और प्लेटलेट डिक्रीज हो प्लेटलेट प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह क्या हो सकती है, उसकी ये वजह हो सकती है कि एप्लास्टिक एनीमिया के केस में, बोन मैरो फेलियर के केस में हो सकती है, ल्यूकेमिया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी के केस में, और इसके अलावा जो है वो फोलेट डेफिशिएंसी के केस में भी प्लेटलेट जो है वो कम हो सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के सिम्टम्स ये हो सकते हैं कि इजी ब्लूजिंग हो सकती है, यानी कि जल्द पर जो है वो नींद पड़ना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है जी पेटिकिया, यानी कि छोटे सूरज धब्बे जो है वो बॉडी में बनना स्टार्ट हो गए हैं।
फिर उसके बाद है जी नोज ब्लीडिंग, यानी कि नाक से खून बहना शुरू हो गया, नक्सीर वगैरह आना शुरू हो गई है, ठीक है। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि फीमेल में जो है वो हैवी मेंसेस स्टार्ट हो गए। और अगर कोई इंजरी हो गई है आफ्टर इंजरी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यानी कि इंजरी के बाद भी जो है वो काफ़ी देर तक जो है ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस वो कंडीशन होती है कि जिसमें प्लेटलेट जो है वो नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाएं, यानी कि नॉर्मल मिकदार में प्लेटलेट जो है वो 1,50,000 से लेके 4,50,000 माइक्रो पर लीटर होते हैं। अगर 4,50,000 माइक्रो पर लीटर से प्लेटलेट इंक्रीज हो जाए तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। और इसकी आगे जो है वो फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है रिएक्टिव थ्रोम्बोसाइटोसिस और एक होती है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस। फिर उसके बाद है जी नंबर 3 पे प्लेटलेट डिसफंक्शन, यानी कि कुछ कंडीशन में ये होता है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन प्लेटलेट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे होते। इस कंडीशन को प्लेटलेट डिसफंक्शन कहते हैं। इसमें जो है वो मसला प्लेटलेट की एडहेशन का, एक्टिवेशन का या एग्रीगेशन का हो सकता है। प्लेटलेट डिसफंक्शन की जो है वो ये कारणें हो सकती हैं कि कोई इनहेरिटेड डिजीज़ है, ठीक है, या कोई किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है, या जो है वो मेडिकेशन का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। और इसके सिम्टम में ये हो सकता है कि वही जो जिल्द पर नील पड़ना, ज़ोर दब्बे, उसके अलावा जो है वो एक्सेसिव ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, ये सारे सिम्टम जो हैं वो इसमें भी इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट को आइडेंटिफिकेशन के लिए प्लेटलेट डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए कौन कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है CBC, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। ये सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है। इसमें ये देखा जाता है कि प्लेटलेट काउंट के नॉर्मली जो प्लेटलेट काउंट होता है वो होता है 1,50,000 से लेके 4,50,000 पर माइक्रोलीटर। और साथ में इसके देखा जाता है कि MPV, यानी कि मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, जो प्लेटलेट के एवरेज साइज को ज़ाहिर करता है। अगर हाई MPV हो तो इसका मतलब है कि अभी प्लेटलेट जो है वो यंग है। अगर लो MPV हो तो इसका मतलब है कि प्लेटलेट की जो प्रोडक्शन है वो कम है। फिर उसके बाद नंबर 2 पे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इस टेस्ट में क्या होता है कि इसमें माइक्रोस्कोप के जरिए ब्लड फिल्म में देखा जाता है कि प्लेटलेट के नंबर कितने हैं, प्लेटलेट का साइज कितना है, प्लेटलेट की मॉर्फोलॉजी कैसी है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे ब्लीडिंग टाइम। ये जो है वो प्लेटलेट फंक्शन टेस्ट को एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल होता था। ये पुराने वक्तों में या कह लें कि आज से 10-20 साल पहले जो है वो ये टेस्ट परफॉर्म होता था, ठीक है। ये देखता था कि ब्लीडिंग रोकने के लिए कितना। नंबर 4 पे है बोन मैरो एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर प्लेटलेट प्रोडक्शन का मसला हो तो बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि मेगा कैरियोसाइट्स की तादाद देखी जाती है, बोन मैरो की एक्टिविटी देखी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 पे PT APTT। PT का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम और APTT का मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। ये जो होता है ये कैलकुलेशन असेसमेंट के लिए होता है, यानी कि प्लेटलेट के साथ क्लॉटिंग सिस्टम को एवेलुएट करने के लिए PT APTT टेस्ट जो है वो किए जाते हैं।